तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 313.70 अंक की गिरावट के साथ 84,587.01 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 74.70 की अंक की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरीके से मार्केट में फिलहाल स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। एक दिन उतार एक दिन चढ़ाव, क्या हालात है, आइए रिपोर्ट के जरिए दिखाएं। शेयर बाजार 25 नवंबर को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन भर उतार चढ़ाव चलता रहा और कारोबारी सत्र के अंत में 0.37% यानी 313.70 अंक की गिरावट के साथ 84,587 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी यानी 0.29% यानी कि 74.70 अंक की गिरावट के साथ 25,884 यानी अंक के स्तर पर बंद हुआ। टॉप गेनर्स की बात करें तो हिंडाल्को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, SBI, श्रीराम फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी को देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स, ट्रेंड, इन्फोसिस, HDFC बैंक, NSI पर 3,214 शेयरों में ट्रेडिंग हुई है। इनमें से 1,642 शेयर तेजी के साथ बंद हुए, वहीं 1,476 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा 96 शेयरों के रेट में कोई अंतर नहीं आया। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। और चलिए शेयर मार्केट को लेकर और जानकारियां लेंगे। हमारे साथ आकाश जिंदल, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। आए दिन हम लोग मार्केट को लेकर बात करते हैं, लेकिन एक चीज जो अब हम देख रहे हैं कि आए दिन स्टेबलाइजेशन मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है कि मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है ग्लोबल वॉलेटिलिटी। ग्लोबली देखा जाए तो आज डाउ हो, चाहे S&P हो, चाहे नेस्डैक हो, यूएस के तीनों इंडेक्स हाई हैं, बट ग्लोबली चीजें बहुत वॉलेटाइल चल रही है। सबसे बड़े कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा कि नहीं। संभावना ये है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का भी मानना है कि संभावना ये है कि 0.25% तक फेड रेट कम कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जो मार्केट देख रही है। साथ ही साथ हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 28 नवंबर को, और वहां भी एक्सपेक्टेशन ये है कि 7% के आसपास हमारी जीडीपी ग्रोथ आएगी। दर्शकों को बता दूं, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो लास्ट रिकॉर्डेड है 7.8% है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जर्मनी से हमारा मुकाबला करें, दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी जो है 2023 में -0.3% जीडीपी ग्रोथ थी। 2024 में जर्मनी की -0.2% जीडीपी ग्रोथ थी। हिंदुस्तान को आपको बता ही चुका हूं मैं, 7.8% रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ है। इस बार 7% एक्सपेक्टेड है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले अच्छा चल रही है। बट जिस वॉलेटिलिटी की आप बात कर रही हैं, जिस उथल पुथल की बात कर रही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर और इंटेंस हो गई है। एक तरफ शांति की उम्मीद लग रही थी, लेकिन वॉर और इंटेंस हो गई है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में खलबली पैदा करती है। अब ग्लोबल इकोनॉमी में खलबली आएगी तो ग्लोबल मार्केट्स में भी जो है उथल पुथल आएगी। उसके अलावा फेड को लेके एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। चाइना की अगर बात की जाए, चाइना में हालांकि बहुत आंशिक इन्फ्लेशन आ गई है, बट वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत वीक है, डिमांड बहुत वीक है, तो वो भी ग्लोबल इकोनॉमी को ना कहीं तकलीफ दे रहा है। हिंदुस्तान के लिए एक तरफ रिलीफ ये है कि ब्रेंट क्रूड का रेट ग्लोबल मार्केट में काफी कम हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब दूसरी जो समस्या हिंदुस्तान के लिए, डॉलर की प्राइस, डॉलर 89 रुपीज 30 पैसा पहुंच गया है, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दिक्कत है। ठीक है, हमारे एक्सपोर्टर्स को जैसे आईटी सेक्टर को फायदा होता है, बट इंपोर्ट्स में हमें काफी दिक्कतें आती हैं। जो हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं, उनके लिए दिक्कतें हैं। और साथ ही साथ जो हमारे फॉरेक्स लोन है, उस पर हमारी इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक संकेत मिले जुले हैं। डॉलर जहां हमें परेशान कर रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमें रिलीफ दे रही हैं। वहीं हिंदुस्तान की डिमांड और कंजम्पशन ग्लोबल इकोनॉमी में सितारा बनके चमक रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी आप देखें, यूएस देखें, चाइना देखें, जर्मनी देखें, जापान देखें, सबके मुकाबले जीडीपी ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी है। यूएस जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, जापान अभी का जो करंट क्वार्टर था जुलाई टू सितंबर 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, ब्रिटेन 2024 के अंदर सितंबर और अक्टूबर जो है दोनों महीनों में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ,
हिंदुस्तान जबकि लगातार तरक्की के झंडे गाड़ता जा रहा है। तो आई थिंक ग्लोबल क्यूज से काफी चीजों की उम्मीद है, वो काफी चीजों की क्लैरिटी देंगे। साथ ही साथ डॉलर का ऊँट किस करोड़ बैठता है, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मित्तल डॉट इन का मानना है कि डॉलर 90 रुपए से पार जा सकता है। जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं, जो डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है और जिस तरीके से करेंसीज वॉलेटाइल हुई हुई है, ऐसी अगर सोने की बात कहें, सोने की सप्लाई, सोने की प्रोडक्शन जो है कम है, डिमांड बढ़ी हुई है, चाहे हिंदुस्तान में ज्वेलरी शेप में डिमांड हो, चाहे ग्लोबली हेज के रूप में या सेफ हेवन बाइंग के रूप में डिमांड हो, तो वहां सोने में भी प्राइसेस तेजी आने की संभावना है, सिल्वर की प्राइस भी बढ़ने की संभावना है। तो आई थिंक ग्लोबली चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं, ये चीज क्लियर है। अमेरिका, एक चीज रियलाइजेशन हो रही है अमेरिका में कि टैरिफ से अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ, इन्फ्लेशन वहां हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ी हुई है, फूड प्राइसेस को लेके वहां दिक्कतें आ रही हैं और हिंदुस्तान और यूएस की ट्रेड डील होने की भी संभावना अब लग रही है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि वॉलेटिलिटी अभी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि मार्केट्स में बहुत सी न्यूज फ्लो ऐसी है जो ग्लोबली जिसकी एक्सपेक्टेशन है, जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल की प्राइसेस आगे किस तरीके से बिहेव करती हैं, वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। डॉलर के प्राइस हमारे लिए तकलीफ का कारण बने हुए हैं और 90 रुपए क्रॉस करते हैं तो और भी तकलीफ हो सकती है हमें। हालांकि हिंदुस्तान की अपनी जीडीपी ग्रोथ अच्छी आने की संभावना है और हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ अच्छी आएगी तो जाहिर सी बात है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी हिंदुस्तान की तरफ रुझान बढ़ेगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर में हिंदुस्तान में काफी बाइंग की है और वो भी वो वक्त जब टैरिफ लग चुके थे, टैरिफ का ऑलरेडी इंपैक्ट भी आना शुरू हो गया था, बट हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी की है। बहुत सी और कंट्रीज हैं जहां हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है और बिल्कुल। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी हिंदुस्तान को हो रहा है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मित्तल डॉट इन का तो ये मानना है कि यूएस के साथ हिंदुस्तान की ट्रेड डील होने की भी संभावना है, साथ ही साथ जो हमने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर लिए उसका भी फायदा हमें मिलेगा। तो आई थिंक ओवरऑल हिंदुस्तान को देखा जाए ग्लोबली बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बट ग्लोबल क्यूज से हम अलग नहीं हो सकते। अब फेड के नए ये जो गवर्नर, नए वॉलेटिलिटी की चेयरमैन बात हम लोग कर रहे हैं सर, ये लेकिन एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? क्योंकि देखिए इतनी ज़्यादा अगर इंस्टेबिलिटी है, उतार है, चढ़ाव है, तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो पर भी खासा असर इसका देखने को मिलता होगा। देखिए, जो भी इक्विटी इन्वेस्टर है, एज एन इकोनॉमिस्ट कहूंगा, वॉलेटिलिटी तो इक्विटी मार्केट्स का फंडामेंटल एट्रीब्यूट है, तो उन्हें इस चीज के लिए तैयार रहना ही होगा। हाँ, इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज इन जनरल मैं कहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने के लिए इन्वेस्ट ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इंडियन इकोनॉमी को देखें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में चमकता हुआ सितारा। आज देखिए, किसी भी इकोनॉमी से आप कंपैरिजन कर लीजिए, अमेरिका का डेटा मैंने आपको दिया, उसके बाद चाइना का डेटा दिया, ये दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। जर्मनी की बात करें, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, जापान हमारे काफी करीब है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे हम कहीं ज्यादा तेजी से चल रहे हैं। तो इसलिए जहां तक इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की बात है, इक्विटी इन्वेस्टर्स को मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का एंगल लेके जो है इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को देखें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत दमखम है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आज हमारी डिमांड और कंजम्पशन देखें, जीएसटी के जैसे हमने 2 स्लैब कम किए, डिमांड की बाढ़ आ गई है, तो वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को असर डाल रही है। और इसीलिए देखिए, जीडीपी ग्रोथ का डेटा देखिए, आप कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी हमारे सामने नहीं टिकती, चाहे यूएस, चाइना जैसी इकोनॉमी हो, जो बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी, जापान जैसी, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, देखिए किस तरह की तकलीफें बांग्लादेश की इकोनॉमी में रही हैं। पाकिस्तान तो हम पता ही है कंगला मुल्क बन चुका है, नेपाल की इकोनॉमी भी लड़खड़ा रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में चमक के आ रही है, परफॉर्म कर रही है, और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी का खाप जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए देखा हुआ है, वो बहुत जल्द हमारा पूरा होने वाला है। क्योंकि जर्मनी जो है लड़खड़ाई हुई है, मैंने आपको 2023 का डेटा भी दिया, 2024 का भी जर्मनी का डेटा दिया। तो आई थिंक ओवरऑल जो है इक्विटी इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर चलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, तो लॉन्ग टर्म के लिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी में काफी दमखम मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने उस समय भी परफॉर्म करके दिखाया है हमारी इकोनॉमी की, हमारी जीडीपी ग्रोथ ने, जब रशिया यूक्रेन वॉर फुल्ली इंटेंस थी, जब इजराइल का इशू पूरी तरह दहक रहा था, तब भी हमने आउट परफॉर्म करके दिखाया है। उससे पहले भी हमने जो है आउट परफॉर्म किया बाकी इकोनॉमीज को, जबकि अमेरिका, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई।
तो आई थिंक हिंदुस्तान की इकोनॉमी का दमखम साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आकाश जी, ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा परफॉर्मेंस हमेशा ही बेहतर रहा है। हालांकि आज मार्केट्स खोलेंगे तो ये और साफ हो जाएगा कि आज मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है। बहुत शुक्रिया सर ये तमाम इंसाइट शेयर करने के लिए।